हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नरपत प्रिया कैनन इंस्टीट्यूशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम विश्व भूगोल और वर्ल्ड ज्योग्राफी के एक बहुत ही शानदार और मज़ेदार टॉपिक वोल्केनोज अथवा ज्वालामुखी पर हम चर्चा करेंगे। ये टॉपिक फर्स्ट ग्रेड जिन स्टूडेंट को ज्योग्राफी सब्जेक्ट रहा है या एसएसटी सेकंड ग्रेड वालों के, और जो रीट के विद्यार्थी एसएसटी सेकंड लेवल में दे रहे हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनें। और आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूँगा आप हमारे चैनल पर नए आए हैं या पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। प्रक्रिया दो रूपों में होती है। एक तो भूगर्भ के अंदर, जिसे हम आंतरिक प्रक्रिया कहते हैं, एक भूपृष्ठ के ऊपर, जिसे हम बाहरी प्रक्रिया कहते हैं। जिस प्रकार आपको राइट साइड में पिक्चर दिख रही है, ये ज्वालामुखी की आंतरिक संरचना है। प्रथम प्रक्रिया में लावा धरातल के नीचे पृथ्वी के आंतरिक भाग में विभिन्न गहराइयों पर ठंडा होकर जम जाता है और विभिन्न रूप धारण करता है, जैसे बैथोलिथ, लैकोलिथ, लेफोलिथ, सिल, सीट, डाइक आदि रूपों को जन्म देता है। और द्वितीय प्रक्रिया के अंतर्गत लावा भूतल पर आकर ठंडा होने से जमता है, जिससे विभिन्न प्रकार की भू आकृतियां बनती हैं, जिस पर हम विशेष चर्चा करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ वोल्केनोज, ज्वालामुखी की संरचना। ज्वालामुखी पृथ्वी पर होने वाली एक आकस्मिक घटना है। इसमें भूपटल पर अचानक विस्फोट होता है, जिसके द्वारा लावा, गैस, धुआं, राख, कंकड़, पत्थर इत्यादि बाहर निकलते हैं। ठीक है, इन वस्तुओं का, यानी धुआं, लावा, गैस, इन सारी वस्तुओं का निकास एक प्राकृतिक नली द्वारा होता है, जिसे हम निकास नलिका या वेंट ऑफ निक कहते हैं। जैसे आप पिक्चर में दिखाई दे रही है, निकास नलिका। इसके द्वारा ये सारे पदार्थ, लावा, गैस, धुआं, राख, कंकड़, पत्थर बाहर निकलते हैं। इसे निकास नलिका कहते हैं। लावा धरातल पर आने के लिए एक चित्र बनाता है, जिसे हम वीवर या क्रेटर कहते हैं। जो ऊपरी भाग पर है ना, वीवर और क्रेटर, इसलिए कहते हैं। लावा अपने वीवर के आसपास जमा हो जाता है और एक शंकु के आकार का पर्वत बनता है। इसे ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। कई बार लावा मुख्य नली के दोनों ओर के रंध्रों में से होकर निकलता है, छोटे छोटे शंकुओं का निर्माण करते हैं। उन्हें हमें गौण शंकु कहते हैं। ठीक है, जो साइड से निकलता है उसे क्या कहते हैं? गौण शंकु कहते हैं। अब बात करते हैं ज्वालामुखी उद्गार के कारण कौन कौन से हैं। तो मुख्य रूप से 4 कारण है इसके। प्रथम कारण है भूगर्भ में अत्यधिक ताप का होना। हम जानते हैं कि भूगर्भ में अत्यधिक तापमान पाया जाता है। ये उच्च तापमान वहां पर पाए जाने वाले रेडियोधर्मी पदार्थों को विघटन, रासायनिक प्रक्रमों तथा ऊपरी दबाव के कारण होता है। साधारणतः 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम बढ़ जाता है। इस प्रकार अधिक गहराई पर पदार्थ लगभग पिघली अवस्था में पाए जाते हैं और भूतल के कमजोर भागों को तोड़कर बाहर निकल आता है। इसे ज्वालामुखी, जिससे ज्वालामुखी का विस्फोट होता है। सेकंड कारण की बात करें तो कमजोर भूभागों का होना। ज्वालामुखी उद्गार के लिए कमजोर भूभाग का होना अति आवश्यक है। ज्वालामुखी का लावा कमजोर भूभागों को तोड़कर ही धरातल पर आता है। ज्वालामुखी पर्वतों का विश्व विवरण देखने से स्पष्ट हो जाता है कि संसार के कमजोर भूभागों से निकट इनका संबंध है। प्रशांत महासागर के तटीय भाग, पश्चिमी द्वीप समूह, एंडीज पर्वत क्षेत्र
इस तथ्य के प्रमाण भी देते हैं कि यहाँ कमजोर भाग है, क्योंकि ज़्यादातर ज्वालामुखी यहीं पर पाए जाते हैं। बात करें तथ्य कारण गैसों की उत्पत्ति। ज्वालामुखी उद्गार के लिए गैस एक महत्वपूर्ण स्थान है। गैसों में जल वाष्प सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। वर्षा का जल भूपटल की दरारों और रंध्रों द्वारा पृथ्वी के आंतरिक भागों में पहुंच जाता है और वहां पर अधिक तापमान के कारण जल वाष्प में परिवर्तन हो जाता है। समुद्र तट के निकट समुद्री जल भी रिस कर नीचे की ओर चला जाता है और जल वाष्प बन जाता है। जब जल से जल वाष्प बनता है तो उसका आयतन और दबाव बहुत बढ़ जाता है, अतः वह भूतल पर कोई कमजोर स्थान पाकर विस्फोट के साथ बाहर निकलता है। इसे ज्वालामुखी विस्फोट कहते हैं। और चौथा कारण और अंतिम कारण है भूकंप। भूकंप से भूपृष्ठ में विकार परिवर्तन आता है और भ्रंश पड़ जाते हैं। इन भ्रंशों से पृथ्वी के आंतरिक भाग में उपस्थित मैग्मा धरातल पर आ जाता है, जिसे ज्वालामुखी विस्फोट होता है। ये मेजर कारण थे ज्वालामुखी उद्गार के। अब बात करते हैं ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ। तो ज्वालामुखी से कौन कौन से पदार्थ निकलते हैं? एक तो बहुत सी गैसें निकलती हैं, दूसरा तरल पदार्थ निकलते हैं और तीसरा ठोस पदार्थ निकलते हैं। तो गैसें कौन कौन सी निकलते हैं? ज्वालामुखी उद्गार के समय कई प्रकार की गैसें निकलती हैं, जिनमें बहुत सी प्रज्वलित गैसें जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइसल्फाइड तथा अन्य गैसें जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड व अमोनिया क्लोराइड सम्मिलित हैं। गैसों में जल वाष्प का महत्व सबसे अधिक है। ज्वालामुखी से बाहर निकलने वाले गैसों में 60 से 90% जल वाष्प का होता है और जल वाष्प वायुमंडल के संपर्क में आते ही ठंडी हो जाती है और मूसलाधार बरसात कराती है। अब बात करते हैं तरल पदार्थ पर। ज्वालामुखी से निकलने वाले तरल पदार्थ को हम क्या कहते हैं? लावा, जो कि बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है। ताज़ा निष्कासित लावे का तापमान लगभग 600 से 1200 डिग्री सेल्सियस तक होता है। कई बार लावे के साथ जल भी निकलता है। बात करते हैं ठोस पदार्थ की। ज्वालामुखी विस्फोट के समय गैसों और तरल पदार्थों के साथ साथ ठोस पदार्थ भी बड़ी मात्रा में निकलते हैं। ये बारीक धूल कणों तथा राख से लेकर कई टन भार वाले शिलाखंड भी होते हैं। मटर के दाने जितने शिलाखंडों को हम क्या कहते हैं? लैपिली तथा 6-7 मीटर से लेकर 1 मीटर व्यास वाले शिलाखंड को हम ज्वालामुखी बम वोल्केनो बॉम्ब्स कहते हैं। कभी कभी बहुत छोटे न्यूक्लियर शिलाखंड लावा से चिपक कर संगठित हो जाते हैं, जिन्हें हमें ज्वालामुखी संकोणासम कहते हैं। ठीक है, ये तो निकलने वाले पदार्थ हो गए ज्वालामुखी से। ज्वालामुखी का वर्गीकरण। ज्वालामुखी को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटते हैं हम। एक उद्गार की अवधि के आधार पर, जिसे हम क्रियाशीलता के आधार पर कह सकते हैं, जितनी क्रिया सक्रिय होगी या निष्क्रिय, इस आधार पर बांटा है। दूसरा उद्गार के स्वरूप के आधार पर या उद्गार के आधार पर कह सकते हैं। मुख्य रूप से 2 भागों में। तो क्रियाशीलता के आधार पर ज्वालामुखी को 3 भागों में फिर बांटा गया है: सक्रिय, सुसुप्त और शांत। और उद्गार के स्वरूप के आधार पर 2 भागों में बांटा, केंद्रीय उद्गार वाले और दरारी उद्गार वाले। केंद्रीय उद्गार बहुत ही महत्वपूर्ण, ज़्यादातर क्वेश्चन इसी टॉपिक में से बनते हैं, तो इसको 6 भागों में बांटा है। मैंने यहाँ 4 भाग दिखाया क्योंकि इसमें आ नहीं रहा था। हवाई तुल्य और स्टोम्बोली तुल्य ज्वालामुखी और वोल्केनियन तुल्य ज्वालामुखी, पिलियन तुल्य ज्वालामुखी, विशुवस तुल्य ज्वालामुखी और प्लीनियन तुल्य ज्वालामुखी। ये 6 भागों में मेजर रूप से बांटा गया केंद्रीय उद्गार वाले पार्ट। बात करते हैं क्रियाशीलता के आधार पर ज्वालामुखी का वर्गीकरण। क्रियाशीलता कह दो, साय कह दो, अपने स्वरूप के आधार पर। तो इसको हम 3 भागों में बांटते हैं: सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त
ज्वालामुखी और विलुप्त ज्वालामुखी, जिसे शांत ज्वालामुखी भी कहते हैं। बात करते हैं सक्रिय ज्वालामुखी की। सक्रिय ज्वालामुखी, इस प्रकार के ज्वालामुखी में प्राय विस्फोट उद्भेदन होता है, अर्थात होता ही रहता है। इसका मुख सर्वदा खुला रहता है और समय समय पर लावा, धुआं, अन्य पदार्थ बाहर निकलते रहते हैं और शंकु का निर्माण होता रहता है। इटली में पाया जाने वाला एटना ज्वालामुखी इसका प्रमुख उदाहरण है, जो कि 2500 वर्षों से सक्रिय है। सिसिली द्वीप का स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी प्रति 15 मिनट बाद फटता है, जिसके कारण से भूमध्य सागर का प्रकाश मीनार या प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के सेंट हेलेना तथा फिलीपींस के पिनाटबो सक्रिय ज्वालामुखी के अन्य उदाहरण हैं। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपैक्सी, जो इक्वाडोर में है, 5897 मीटर इसकी ऊंचाई है और इसकी चोटी को चमकती चोटी के नाम से जाना जाता है। तो ये तो सक्रिय ज्वालामुखी के कुछ उदाहरण की बात की हमने। अब बात करते हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी की। प्रसुप्त ज्वालामुखी में दीर्घकाल से उद्भेदन अर्थात विस्फोट नहीं हुआ होता है, किंतु उसकी संभावना बनी रहती है। ये जब कभी अचानक क्रियाशील हो जाते हैं तो जन धन की अपार क्षति होती है, जिसके मुख से गैसें और भाप निकलती रहती है। जापान का फ्यूजियामा इसका मेन उदाहरण है। इटली का वेसुवियस तथा इंडोनेशिया का क्राकाताओ प्रसुप्त ज्वालामुखियों के प्रमुख उदाहरण हैं। वेसुवियस में पहली बार उद्गार 79 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद दूसरा उद्गार 1631 में हुआ था। पुनः अगला उद्गार 1803 में हुआ था और 1929 तक इसमें 7 बार ज्वालामुखी विस्फोट हो चुका है। क्राकाताओ द्वीप जावा और सुमात्रा के मध्य जो सुंडा जल संधि है उसमें स्थित है। इस द्वीप में सन 1883 में विस्फोट हुआ था भयंकर, जिसमें पर्वत शिखरी उड़ गया था। विस्फोट से 15 मीटर ऊंची ज्वार तरंगों का जन्म हुआ, जिसमें पश्चिमी जावा में 36,000 लोगों की जान गई थी। ज्वालामुखी से निकली धूल और राख धुआं 27 किलोमीटर ऊंचाई तक आकाश में उड़े थे, जिससे निकला लावा भी 800 मीटर तक ऊपर उठा था। चलिए आगे बात करते हैं विलुप्त ज्वालामुखी अर्थात शांत ज्वालामुखी। विलुप्त ज्वालामुखी में विस्फोट प्राय बंद हो गए हैं और भविष्य में इसकी विस्फोट की कोई संभावना नहीं होती है। इसका मुख का गहरा क्षेत्र कालांतर में क्रेटर झील के रूप में बदल जाता है। इसके ऊपर पेड़ पौधे उग जाते हैं। म्यांमार का पोपा ज्वालामुखी, एडिनबर्ग का ऑर्थर शीट, ईरान के देवबंद और कोह सुल्तान विलुप्त ज्वालामुखियों के प्रमुख उदाहरण हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उद्गार के आधार पर ज्वालामुखियों के वर्गीकरण। उद्गार के आधार पर हमने देखा 3 प्रकार हैं। पहला केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी, दूसरा दरारी उद्गार वाले ज्वालामुखी और तृतीय है पंख अथवा कीचड़ वाले ज्वालामुखी। तो इस तीनों में अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने लगभग ज़्यादा डीप और ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी में देखे हैं। तो चलिए एक एक पर चर्चा करते हैं। केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी, ये मुख्य 6 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हवाई तुल्य ज्वालामुखी उद्गार, द्वितीय स्ट्रोम्बोली तुल्य ज्वालामुखी उद्गार, तृतीय वोल्केनियन तुल्य ज्वालामुखी उद्गार और चतुर्थ वेसुवियस तुल्य ज्वालामुखी उद्गार, पंचम पिलियन तुल्य ज्वालामुखी उद्गार और लास्ट प्लीनियन तुल्य ज्वालामुखी उद्गार, की बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए हम एक एक पर विस्तृत चर्चा करते हैं। हवाई तुल्य ज्वालामुखी उद्गार।
इन ज्वालामुखियों के उद्गार में तरल एवं लावा की प्रधानता होती है। गैस की तीव्रता भी कम होती है, अतः ऐसे ज्वालामुखी में भीषण विस्फोट कम ही होते हैं। तरल लावा ज्वालामुखी वीवर अथवा गौण निकासी से तीव्र गति के साथ निकलता है और दूर दूर तक फैल जाता है। वायु चलने पर लावा से धागे के समान लावा पिंडों की रचना होती है, जिन्हें वायु उड़ाकर दूर तक ले जाती है। इन धागों को हवाई के निवासी अग्नि की देवी पीली के केस मानते हैं। इस प्रकार के उद्गार मुख्यतः हवाई द्वीप में होते हैं, जिसके कारण इन्हें हवाई तुल्य ज्वालामुखी उद्गार कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं स्ट्रोम्बोली तुल्य ज्वालामुखी उद्गार। स्ट्रोम्बोली प्रकार के उद्गार में हवाई तुल्य की अपेक्षा बेसाल्ट और तीव्र गति से प्रभावित होता है, और जब कभी लावा के मार्ग में अवरोध होता है तो भयंकर विस्फोट होता है, जिसमें तरल लावा के साथ साथ कुछ विखंडित पदार्थ जैसे स्कोरिया, झमक, ज्वाला बम एवं धूल कण आदि निकलते हैं। ये पदार्थ गैसों द्वारा हवा में उछाल दिए जाते हैं, जो बाद में ज्वालामुखी के मुख के निकट गिर पड़ते हैं। ये स्वरूप भूमध्य सागर के सिसिली के उत्तर में स्थित लेपारी द्वीप समूह की स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी में पाया जाता है। इस उद्गार से प्रज्वलित गैसें के ऊपर को उठती हैं और ये रात्रि के समय लाल दीप्ति दिखाई देती है। इसी कारण से इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन कहा जाता है। इस प्रकार का उद्गार 1947 में आइसलैंड के हेल्का में हुआ था। वल्केनियन ज्वालामुखी उद्गार। वल्केनियन तुल्य ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा चिपचिपा और लेसदार होता है, जो शीघ्र ही ज्वालामुखी के द्वारा जमकर मार्ग को अवरुद्ध कर देता है, यानी मार्ग को रोक देता है। जब नीचे अधिक मात्रा में गैस एकत्रित हो जाती है तो अत्यधिक शक्ति से ऊपर के अवरोध को तोड़ देती है, जिसके परिणाम स्वरूप ऐसे ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट होता है और विस्फोट के बाद राख और धूल युक्त गैसों के बादल ऊपर को उठता है और दूर से ऐसा लगता है जैसे फूल को भी दिखाई देती है ना, में उस टाइप का दिखाई देता है। ज्वालामुखी बम, ब्लॉन्ग और लापिली आसपास के इलाकों में जमा हो जाती हैं और आकाश में बड़े भाग में राख फैल जाती है। इसका नामकरण भी इटली के लिपारी द्वीप के ज्वालामुखी वोल्केनो के आधार पर किया गया है। ऐसे ज्वालामुखी का अगला उद्गार पहले उद्गार से निर्मित लावा परत को तोड़कर होता है। वोल्केनो में 5वीं शताब्दी तथा 1888-90 के बीच में कम से कम 12 बार विस्फोट हो चुका है। इसके बाद प्रस्तुत अवस्था में ही रहा है। क्राकातो इंडोनेशिया में 1883 का उद्गार इसी प्रकार का था। बात करते हैं वेसुवियस तुल्य ज्वालामुखी उद्गार। इस प्रकार के ज्वालामुखियों में लावा अधिक गैस युक्त होता है, जिससे भयानक विस्फोट होता है। लावा के साथ गैस तीव्र गति से बाहर निकलती है और आकाश में अधिक ऊंचाई तक बादल की भांति छा जाती है। बादलों का आकार फूलगोभी जैसा होता है और ये बादल इतने घने होते हैं कि इनमें कोई वस्तु दिखाई नहीं देती है। ऊपर उठती हुई गैसें अपने साथ राख, अन्य विखंडित पदार्थों को ले जाती हैं, जिसके उद्गार में काफ़ी समय बाद राख बचती रहती हैं। सर्वप्रथम इस प्रकार का उद्गार वेसुवियस में सन 1872 में हुआ था। इसी कारण इस लक्षणों वाले ज्वालामुखी को वेसुवियस ज्वालामुखी के नाम से पुकारते हैं। इटली का वेसुवियस ज्वालामुखी 1220 मीटर ऊंचा है। पिलियन तुल्य ज्वालामुखी उद्गार।
ये सबसे अधिक विनाशकारी ज्वालामुखी होते हैं। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया था कि ये टाइप्स दे रखी थी, 20 तुल्य ज्वालामुखी, पिलियन तुल्य ज्वालामुखी और स्ट्रॉम्बोली ज्वालामुखी। इनमें से कौन सा सबसे खतरनाक किस्म का या सबसे सर्वाधिक नुकसान वाला ज्वालामुखी है, तो उसका आएगा पिलियन तुल्य ज्वालामुखी। ये सबसे खतरनाक है क्योंकि इसका उद्गार सबसे अधिक भयंकर और भीषण होता है। इससे निकलने वाला लावा अधिक चिपचिपा और लेसदार होता है और क्रेटर पर एक लावा की मोटी परत, कठोर परत जम जाती है, जो अगले उद्गार के समय गैसों की तीव्र शक्ति से ये परत टूट जाती है और ज्वालामुखी से लावा तथा अन्य पदार्थ भयंकर ध्वनि के साथ धरातल पर आते हैं। गैसों के कारण ज्वालामुखी द्वारा निर्मित बादल प्रकाश युक्त हो जाता है। अतः नुई का निर्माण इसकी मुख्य विशेषता है। 8 जुलाई 1902 में पश्चिमी द्वीप समूह के मार्टिनिक द्वीप पर स्थित माउंट पीली ज्वालामुखी विस्फोट से सेंट पियारे नगर पूरी तरह से नष्ट हो गया था। इसी आधार पर इस प्रकार के उद्गार वाले ज्वालामुखी को हम क्या कहते हैं? पिलियन तुल्य ज्वालामुखी उद्गार। पिलियन तुल्य ज्वालामुखी में और भी उदाहरण देख सकते हैं आप, जैसे 1883 में क्राकातोवा इंडोनेशिया का, 1911 में माउंट ताल जो फिलीपींस पे है, 1851 में हिब्बक फिलीपींस में। इस प्रकार के ज्वालामुखी के उद्गार के प्रकार है। नेक्स्ट बात करते हैं हम प्लिनियन तुल्य ज्वालामुखी उद्गार। इस प्रकार के ज्वालामुखी का उद्गार विश्व तुल्य ज्वालामुखी उद्गार की अपेक्षा कम होता है। इसमें वाष्प युक्त गैस गोलाकार रूप में कई किलोमीटर ऊंचाई तक छा जाती है। धूल की अपेक्षा ज्वालामुखी निकास नलिका से विखंडित पदार्थों की मात्रा अधिक होती है। इस प्रकार का विस्फोट प्लिनी महोदय ने 1879 में विश्व ज्वालामुखी उद्गार के समय देखा था, जिस कारण से इसे प्लिनी तुल्य ज्वालामुखी कहते हैं। ये तो हो गए अपने केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी। नेक्स्ट बात करते हैं दरार या दरारी उद्गार वाले ज्वालामुखी। इस प्रकार के उद्गार में लावा एक छिद्र से नहीं निकलता, बल्कि बहुत सारी दरारों से होकर निकलता है, जिसमें लावा की मात्रा कम होती है और निकलने वाले पदार्थ भी विस्फोटक ना होकर शांति ढंग से धीरे धीरे निकलते हैं। दरारी उद्गार से निकलने वाला लावा पतला होता है, विस्तृत क्षेत्र तक फैल जाता है। परिणाम स्वरूप दरारी उद्गार में शंकुओं एवं पहाड़ों का निर्माण नहीं होता, बल्कि इससे ज्वालामुखी पठार बनते हैं, जैसे भारत का प्रायद्वीपीय पठार, संयुक्त राज्य अमेरिका का कोलंबिया पठार, ब्राजील का पठार इसी प्रकार से बने हैं। अधिकांश दरारी उद्गार क्रेटेशियस युग में हुए थे। दरारी उद्गार महाद्वीपों के साथ साथ महासागरों में भी पाए जाते हैं। महासागरीय भागों में मध्य कटक अर्थात प्लेट विवर्तनिकी की सीमाओं पर बेसाल्ट लावा प्रवाहित होता है। अनुमान है कि महाद्वीपों की तुलना में महासागरों के नीचे अधिक मात्रा में लावा निकलता है, क्योंकि महासागरीय दरारी उद्गार का संबंध कटकों के शिखर व मध्य भ्रंश घाटियों में होता है। विश्व में महाद्वीपीय कटक दरारी उद्गार क्रम लगभग 50,000 किलोमीटर लंबा है, जिससे निकलने वाला लावा संपूर्ण महासागरीय भूपटल का निर्माण हुआ है। अब बात करते हैं अंतिम प्रकार पंख या कीचड़ वाले ज्वालामुखी। जैसे पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं, इस टाइप की ज्वालामुखी। इस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस उत्पादक क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसमें गैस के साथ साथ रेत और मृत्तिका भी निकलती हैं, जो जल में घुलकर एक पंख का निर्माण करती है। पंख कहते हैं कीचड़ को।
जब ये कीचड़ जमकर कठोर हो जाता है तो विभिन्न प्रकार की आकृतियों को जन्म देता है। कैस्पियन सागर के निकट बाकू तेल क्षेत्र में स्थित बोग बोंगा पंख ज्वालामुखी के उत्तम उदाहरण है। ज्वालामुखी से जुड़े महत्वपूर्ण शब्दावली जैसे कोल्डेरा। कोल्डेरा स्पेनी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है कड़ा। जैसे ग्रामीण विस्तार में मृत्यु भोज के अवसर बहुत बड़ी खाना बनाने के लिए कढ़ाई चढ़ाते हैं ना, उसी प्रकार ये इसका मेजर मुख्य अर्थ है कड़ा, बहुत बड़ा कड़ा। यानी ये ज्वालामुखी का क्रेटर है जो ऊपर से टूट कर बिखर जाता है, जो बड़ी कड़ाई के रूप में धारण कर लेता है, इसलिए कढ़ाई से बना ये कालडेरा। तीव्र नहीं है, सॉरी तीव्र है। तीव्र विस्फोट से शंकु का ऊपरी भाग उड़ जाने से या क्रेटर के धंस जाने से कालडेरा का निर्माण होता है। विश्व का सबसे बड़ा कालडेरा जापान का अशोक है जिसकी परिधि 112 किलोमीटर तथा अधिकतम चौड़ाई 27 किलोमीटर। बात करते हैं क्रेटर झील की। ज्वालामुखी शंकु के शीर्ष पर, जिसे हम क्रेटर कहते हैं, होता है जिसका आकार कीप जैसा होता है। ज्वालामुखी विस्फोट के बाद इस क्रेटर में वर्षा का जल भर जाता है। इसमें एक झील का निर्माण होता है जिसे क्रेटर झील कहते हैं। तोबा झील विश्व की विशालतम क्रेटर झीलों में से एक है जिसका क्षेत्रफल 1900 वर्ग किलोमीटर है। संयुक्त राज्य अमेरिका में ओरेगन की क्रेटर झील तथा आइसलैंड की ओस्कजुएटेन अन्य प्रसिद्ध क्रेटर झीलें हैं। महाराष्ट्र की लुनार झील भी एक क्रेटर झील है। कोल्डेरा और क्रेटर झील में फर्क इतना होता है कि कोल्डेरा जो संरचना बनती है ज्वालामुखी विस्फोट है उसमें पानी नहीं होता है, और क्रेटर झील में इस कोल्डेरा में पानी आ जाता है तो क्रेटर झील का निर्माण रूप ले लेता है। हाँ तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो इसी का सेकंड पार्ट बहुत जल्द देख रहे हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे ज्वालामुखी से कौन कौन से लाभ हैं, कौन कौन सी हानि होती हैं, ज्वालामुखी का विस्तार किन किन क्षेत्रों में है, और इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलेगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।